26/11 एक ऐसी तारीख जिसे शायद ही कोई भारतीय कभी भुला पाए। आज के इस खास विश्लेषण में हम जज्बातों से थोड़ा परे हटकर सिर्फ और सिर्फ ठोस सबूतों और तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस खौफनाक रात को अंजाम दिया गया और कैसे एक आम इंसान को ब्रेन वॉश करके एक खूंखार हथियार में बदल दिया गया। जरा सोचिए, मुंबई को दहलाने के लिए 10 बेहद ट्रेंड आतंकी आए थे, है ना? लेकिन उनमें से भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ जिंदा कितने लगे? सिर्फ एक। ये अपने आप में इतिहास की एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली बात थी। और यही वो एक शख्स था जिसने इस पूरी साजिश के तार खोलने में हमारी सबसे ज्यादा मदद की। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर गरीबी और जुर्म का ये रास्ता कट्टरपन तक कैसे पहुंचा। अजमल कसाब पाकिस्तान के एक बहुत ही छोटे से गांव फरीदकोट में पैदा हुआ। परिवार की हालत बहुत खराब थी। पिता गलियों में रेड़ी लगाते थे। पैसों की तंगी और घर के झगड़ों की वजह से कसाब ने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया और छोटे मोटे जुर्म करने लगा। लेकिन कहानी में असली और खतरनाक मोड़ तब आता है जब 2007 में रावलपिंडी में उसकी मुलाकात लश्कर तैयबा के लोगों से होती है। पैसों का लालच और धर्म के नाम पर ऐसा जहर घोला गया कि एक मामूली सा चोर पूरी तरह से एक खूंखार आतंकी में तब्दील हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इसे इतना खतरनाक बनाया कैसे गया। इसके पीछे था आतंकी ट्रेनिंग का एक पूरा का पूरा व्यवस्थित तंत्र। देखिए, ये कोई गली मोहल्ले की आम ट्रेनिंग नहीं थी। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और मनशेरा में इन्हें बिल्कुल मिलिट्री लेवल की तैयारी करवाई गई। AK-47 और ग्रेनेड जैसे हथियार चलाना, GPS तकनीक का इस्तेमाल करना और समुंदर के रास्ते घुसपैठ करने के लिए तैराकी, ये सब सिखाया गया। और सबसे खौफनाक बात, उनका इस कदर मनोवैज्ञानिक रूप से ब्रेन वॉश किया गया कि उनके अंदर से दया या रहम नाम की चीज बिल्कुल ही खत्म हो जाए। मतलब एक इंसान को पूरी तरह से एक जानलेवा मशीन बना दिया गया था। और फिर शुरू होता है वो खौफनाक सफर, भारत में घुसपैठ। इस पूरे हमले को बिल्कुल ठंडे दिमाग से एक एक मिनट की प्लानिंग के साथ रचा गया था। 23 नवंबर को ये 10 आतंकी कराची से नाव के जरिए निकलते हैं। बीच समंदर में ये एक भारतीय फिशिंग बोट कुबेर को हाईजैक करते हैं और बड़ी बेरहमी से उसके कैप्टन को मार देते हैं। और फिर 26 नवंबर की वो काली रात आती है जब ये आतंकी कफ परेड तट से हमारी मुंबई में दाखिल हो जाते हैं। 50 से भी ज्यादा, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। और ध्यान दीजिए, ये पूरे हमले का आंकड़ा नहीं है। ये तो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT पर ली गई बेगुनाह जानों का आंकड़ा है। कसाब और उसके साथी अबू इस्माइल ने स्टेशन पर पहुंचते ही जो अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, उसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और ये मौत का तांडव सिर्फ स्टेशन तक नहीं रुका। ये दोनों वहां से निकले और सीधे कामा अस्पताल पहुंच गए, जहां इन्होंने मरीजों और अस्पताल के स्टाफ तक को नहीं बख्शा। और इसी बीच एक बहुत बड़ा झटका हमें तब लगा जब हमारी सुरक्षा के सबसे बड़े रक्षक ATS चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालास्कर जैसे हमारे जांबाज पुलिस अफसर शहीद हो गए। ये सीधा हमारे शहर की कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। लेकिन आतंक का ये सफर हमेशा तो नहीं चल सकता था। इसे रुकना था। गिरगांव चौपाटी पर एक सर्वोच्च बलिदान के साथ हुआ यूं कि दोनों हमलावर एक स्कोडा कार हाईजैक करके भाग रहे थे, पर पुलिस के बैरिकेड्स ने उन्हें रोक लिया। अबू इस्माइल तो मारा गया, लेकिन कसाब कार में ही छिपकर सरेंडर करने का नाटक करने लगा। और ठीक इसी पल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले ने जो किया वो अदम्य साहस की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने AK-47 की ताबड़तोड़ गोलियों को अपने सीने पर झेला, लेकिन उस बंदूक की बैरल को अपने हाथों से नहीं छोड़ा। उनके इसी निस्वार्थ बलिदान की वजह से पुलिस टीम उस आतंकी को जिंदा पकड़ने में कामयाब रही। कसाब के पकड़े जाने के बाद सड़कों पर तो शांति छा गई, लेकिन फिर शुरू हुई इंसाफ की एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई और ऑपरेशन एक्स। पता है कसाब पर कितने आरोप तय किए गए थे? 86। जी हाँ, 86।
बेहद संगीन आरोप। इसमें देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, बेगुनाहों की हत्या और आतंकवाद फैलाना सब शामिल था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस रात हुए अपराध का पैमाना कितना बड़ा था। अब जाहिर है इस इकलौते जिंदा सबूत को बचाकर रखना हमारी एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इसीलिए कसाब को मुंबई की आर्थर रोड जेल में एक खास तौर पर बनाए गए बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ सेल में रखा गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, वो पाकिस्तान की साजिश का सीधा और इकलौता सबूत था और कानून के तहत उसे सजा दिलाने के लिए उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी था। और भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। कोई जल्दबाजी नहीं की गई, एक पूरा फेयर ट्रायल हुआ। 6 मई 2010 को स्पेशल कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा की बारीकी से समीक्षा की और उसे बरकरार रखा। और अंत में भारत के राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी। हर एक कदम बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर उठाया गया। और फिर वक्त आया ऑपरेशन एक्स का। ये उस टॉप सीक्रेट मिशन का कोड नेम था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को लागू किया जाना था। 21 नवंबर 2012 को सुबह ठीक 7:30 बजे पुणे की यरवदा जेल में बेहद गुपचुप तरीके से उसे फांसी दे दी गई। फांसी के फंदे पर झूलने से ठीक पहले उसके आखिरी शब्द क्या थे पता है? उसने कहा था, अल्लाह कसम माफ करना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सोचिए जरा, कहाँ वो शुरुआत का कट्टरपन और गोलियां बरसाने की आक्रामकता और कहाँ मौत के सामने ये खौफ। सुरक्षा कारणों से उसका शव पाकिस्तान को नहीं दिया गया, बल्कि जेल के ही अंदर किसी अज्ञात जगह पर उसे दफना दिया गया। तो एक मोहरा जिसे धर्म के नाम पर भड़काकर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, वो तो अपने अंजाम तक पहुंच गया।